Example 3.3. An aeroplane A is traveling in a straight line with velocity 300 km per second per hour, not per second, with respect to Earth. Another aeroplane B is traveling in opposite direction with a velocity of 350 km per hour with respect to Earth. What is the relative velocity of A with respect to B? What should be velocity of a third aeroplane C moving parallel to A relative to Earth if it has a relative velocity of 100 km per hour with respect to Earth, with respect to A? तो सबसे पहले तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमारा पेंडिंग है, तो मैं बता देता हूँ आपको। राइट, बहुत इजी और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं गिवन क्वांटिटीज में पहले लिख देता हूँ। हमको दिया है रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ को बोल देंगे वी ए। velocity of aeroplane A with respect to Earth, A plane, just a minute, plane A with respect to Earth, that is given 300 km per hour. Similarly, velocity of BVB with respect to Earth, plane B, WRT मतलब with respect to Earth है यहाँ पे, with respect to Earth, that is given to be 350 km per hour. पर ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। Then you have another plane C, उसका वेलोसिटी हम लोग मान लेंगे VC है। So velocity of C with respect to Earth, ये फाइंड करने के लिए बोला है हमको, with respect to Earth फाइंड करना है। और गिवन क्वांटिटीज में क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ C with respect to A is 100 km per hour, so that is equal to 100 km per hour. तो नोटेशन समझ लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताता हूँ। तो व्हेन यू राइट समथिंग लाइक दिस, VCA, ये होता है वेलोसिटी ऑफ प्लेन C विथ रिस्पेक्ट टू A। मैं बताता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन पैरामीटर है। ओके, दिस मच इज गिवन और हमको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब पहला VAB। दूसरा, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ अ थर्ड एरोप्लेन C मूविंग पैरेलल टू A रिलेटिव टू अर्थ, मतलब VC फाइंड करने के लिए बोला है। राइट, तो दो ही चीजें आपको निकालनी है यहाँ पे। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? पहले एक ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। आइडिया बहुत सिंपल है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लेन है, समझ लो ये प्लेन है, दिस इज सम काइंड ऑफ अ प्लेन। Pardon me for my drawing, I am sorry, I am not good in drawing, पर समझ लेना ये प्लेन है, मैं कुछ तो ड्रॉ कर रहा हूँ। फिजिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट एनीवेज। तो ये ए प्लेन है, इसका वेलोसिटी नॉर्मली जब आप लोग बोलते हैं वेलोसिटी इज 300 km per hour, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो ऑब्जर्वर है जिसने मेजर किया वो ग्राउंड पे मतलब रेस्ट पे है और वो वहाँ से मेजर कर रहा है। तो नॉर्मली दिस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब एक दूसरा प्लेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, B, इसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 350 है।
राइट। तो ऑब्जर्वर दोनों केस में ग्राउंड से अर्थ से मेजर कर रहा था। अगर मैंने ऑब्जर्वर को ग्राउंड से उठा के बी में बिठा दिया तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है। अभी वो जो वेलोसिटी मेजर कर रहा है ऑब्जर्वर, वो प्लेन बी में बैठ के ए का वेलोसिटी मेजर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, ऑब्जर्वर किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी एक एरोप्लेन में बैठा है और वो दूसरे का वेलोसिटी मेजर कर रहा है। ये नॉर्मली हमने ट्रेन के केस में भी देखा है, जब आप ट्रैवल करते हो इन कार और इन बस और इन ट्रेन, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम लोग बाहर रुक के, ग्राउंड पे रुक के अगर मेजर करेंगे तो अ व्हीकल अपीयर्स टू बी मूविंग फास्टर टू अस, फास्ट जाते हुए दिख रहा है। अब हम हमारी गाड़ी में बैठ गए और उसी व्हीकल के डायरेक्शन में जाने लगे, सेम व्हीकल के डायरेक्शन में जाने लगे। अब वो व्हीकल जो 100 किलोमीटर पर आवर पे मूव हो रहा था पहले, अब हमको दिखेगा कि इट इज मूविंग विथ लेस स्पीड। क्यों? क्योंकि अब आप भी मोशन में हो, राइट। तो फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं? बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है और इम्पॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ ए मतलब एरोप्लेन ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए बी, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जनरल फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट वापस समझा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में 3 प्लेन दिए हुए हैं, ए जिसका वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, दूसरा बी जिसका वेलोसिटी 350 किलोमीटर पर आवर है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, राइट। तो आपको पहले तो ये पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर हम लोग रिलेटिव टू बी मतलब अगर हम लोग बी प्लेन में जाके बैठते और ए का वेलोसिटी मेजर करते तो क्या मिलता? तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन दिस वे। सो वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये था 300 माइनस 350। क्यों माइनस 350? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर एरोप्लेन ए पॉजिटिव एक्स में मूव हो रहा है तो बी जो है वो नेगेटिव एक्स में मूव होता है। तो दैट इज 300 प्लस 350 मतलब 650 किलोमीटर पर आवर आ गया, राइट। अब रियल लाइफ से कनेक्ट करो। रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करोगे? नॉर्मली जब आप ट्रैवल करते हो, आप अगर एक गाड़ी में हो, सामने से गाड़ी अगर 60 किलोमीटर पर आवर पे भी आ रहा है तो आपको लगता है नहीं इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा था, बहुत फास्ट क्रॉस करके गए हम लोगों को, राइट। फिर हम लोग कभी कभी उसके लिए उल्टे सीधे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, उसको पता नहीं है। वैसे एक्चुअली क्या है कि रियल लाइफ में ये बहुत बार होता है। सो द आइडिया इज अगर आपका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था और सामने वाला अगर 50 किलोमीटर पर आवर से भी आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, तो आप जो मेजर करते हो फॉर यू इट अपीयर्स लाइक 110। योर स्पीड वाज 60 and the vehicle coming from the opposite side had 50 kilometer per hour, but आपके लिए it is 110 because you are measuring and you are also moving, correct। तो इजी कॉन्सेप्ट था और आंसर बहुत इजी था। सिर्फ याद रखना, इसको फॉर्मूला याद कैसे रखते हो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ए का वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं हम लोग बी में बैठ के। वी आर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ ए सिटिंग इनसाइड बी। उल्टा करोगे velocity of b with respect to a, तो सिर्फ you just have to do this, velocity of aeroplane b measured from a relative to a with respect to a is nothing but vb minus va। a पहले लिखा तो यहाँ a पहले आएगा, सिंपल फॉर्मूला। तो आपको ऐसा याद रखना है। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, ओके। अब सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेकंड पार्ट इज अगेन सेम, वेरी सिंपल थिंग। सेकंड पार्ट में आपको वीसी पूछा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछा है, और आपको बोला है कि देयर इज अनदर प्लेन
C which is moving in the direction of A, क्वेश्चन में बोला है ऐसा, if you read it, what should be the velocity of a third aeroplane C moving parallel to A? Okay, right? Relative to Earth, मतलब relative to Earth मतलब VC पूछा है, if it has मतलब C का velocity जो है वो दिया है with respect to A, तो हमको पता है VCA is nothing but VC minus VA, तो VC हमको फाइंड करना है, तो VC is VCA plus VA, तो VCA ये हमको दिया है 100 और VA हमारे पास ऑलरेडी है 300, तो ये आपका आ जाएगा 400 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन, राइट? तो रिलेटिव वेलोसिटीज हम लोगों ने ये टॉपिक कवर नहीं किया था, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के थ्रू किया जाए तो अच्छा होता है, राइट? तो आइडिया बहुत सिंपल है, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करोगे तो और अच्छा। नॉर्मली जब मैं बोलता हूँ, मैं क्या आप भी जब आपके स्पीडोमीटर पे देखते हो गाड़ी चलाते चलाते, इफ यू आर राइडिंग और आपका ध्यान गया स्पीडोमीटर पे 60 किलोमीटर पर आवर, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? आपने मेजर किया क्या? अगर आपने मेजर किया तो जीरो है, क्यों? क्योंकि आप उसी गाड़ी के ऊपर बैठे हो, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होता है वो। नाउ इमेजिन आपके साइड से एक व्हीकल आया, लेट अस से यू आर ए और वो व्हीकल है बी, ओके? उसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 50 किलोमीटर पर आवर है या 70 किलोमीटर पर आवर, लेट अस से आपका 60 था, उसका 70 है, राइट? तो वो आपकी वेलोसिटी कितनी मेजर करेगा विद रिस्पेक्ट टू हिम? दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, VA माइनस VB। 60 माइनस 70 माइनस 10, माइनस 10 का मतलब ये होगा कि वो आपसे फास्ट जा रहा है, वो आपको टेक ओवर करके जाएगा, सिंपल लैंग्वेज। बॉटम लाइन, velocity of A measured from another body B is VA, which is velocity of A with respect to Earth, and minus VB, which is velocity of B with respect to Earth। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, if the vehicle B is coming from opposite direction with a speed of 70, आपका 60 था, तो आपको अपीयर होगा कि सामने वाला जो है वो 130, 60 प्लस 70 130 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, ओनली बिकॉज इज ट्रैवलिंग अपोजिट टू यू। सो बाय फॉर्मूला VA माइनस VB करेक्ट है, लेकिन क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो और एक नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो इट विल बिकम पॉजिटिव, करेक्ट? गुड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देयर इज नथिंग, जस्ट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the position vector of 3 particles are given by। हमारे पास 3 पार्टिकल्स है, एक है x1 बार, एक है x2 बार और एक है x3 बार। इन तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया है, हमको बोला है कि तीनों केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ एक एक करके। पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर है आपका 5i कैप प्लस 5j कैप मीटर। वेलोसिटी इस केस में सीधा सीधा होगा 0, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हो। तो मैंने आपको जब डेरिवेटिव सिखाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 होता है। अभी कांस्टेंट क्यों हुआ 5i कैप? आई कैप तो सिर्फ डायरेक्शन है, 5 तो नंबर है, वो कांस्टेंट है, t नहीं है इसमें, राइट? तो ये 0 आ गया। 0 क्यों आया? सिंस x1 बार इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, राइट? अब वेलोसिटी 0 आना मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देयरफॉर particle 1 is at rest, it is not moving, particle 1 is at rest। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, नॉट बहुत सारे, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ आई नो 2 स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं वो रिकॉर्ड करके लेक्चर देने वाला हूँ, बट एट दिस मोमेंट आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए डेरिवेटिव के, और कुछ नहीं,
मैंने अभी dx1 बार बाई dt क्यों लिखा, क्योंकि वेलोसिटी ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब आप रेट बोलते हो, रेट मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया मैंने तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का लिया तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यहाँ पे जीरो क्यों आया, क्योंकि जब आप विद रिस्पेक्ट टू टी देख रहे हो, कोई भी एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी वेरी कैसे हो रहा है, अगर उस फंक्शन में टाइम है ही नहीं, मतलब लॉजिकली सोचो, अगर एक फंक्शन टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता तो उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपके घर में, आपके रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सालों साल से वहीं पड़े हैं, यू हैव नॉट मूव्ड, आपने कभी उसको कुछ किया ही नहीं, वैसे वैसा रखा है। अगर मैंने आगे पूछा इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्यों, बिकॉज उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। आज से एक हफ्ते पहले कितना था, जीरो, और कभी मूव ही नहीं किया। तो दैट इज the idea here, okay, how one parameter यहाँ पे position is changing with time, that is dx by dt, simple language। पार्टिकल 2, तो पार्टिकल 1 तो रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो बोलने का काम ही नहीं है यहाँ पे। v1 बार is 0 and a1 बार is 0, 0। पार्टिकल 2, पार्टिकल 2 में आपको दिया है x2 बार is 5t i cap plus 5t j cap मीटर। तो वेलोसिटी आपको मिलेगा v2 बार एस dx2 बार बाई dt d dt ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x2 मतलब 5t i कैप प्लस 5t j कैप। जब ऐसा दो टर्म्स का डेरिवेटिव है ना, बीच में एडिशन है, तो सेपरेट करके लिख सकते हो आप। तो आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ 5t i कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5t j कैप। आप 5t कॉमन निकाल सकते थे, यस निकाल सकते थे। मैं थोड़ा सा डिटेल्ड स्टेप्स में जा रहा हूँ क्योंकि आपको आगे डेरिवेटिव्स लगने वाला है बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो 5 कांस्टेंट हमेशा बाहर, आई कैप तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसका तो कोई रिलेशन है नहीं वहाँ पे। तो dt बाई dt सेम यहाँ पे 5 कांस्टेंट j कैप डायरेक्शन बताता है, dt बाई dt, और dt बाई dt 1 होता है। तो ये आ गया आपका 5 आई कैप प्लस 5 j कैप। तो आपको मिल गया v2 बार एस 5 आई कैप प्लस 5 j कैप, राइट। वन मोर थिंग यू शुड नो, ये है आपका v2 x कंपोनेंट i कैप प्लस v2 y कंपोनेंट j कैप, मतलब x कंपोनेंट ऑफ v2 और y कंपोनेंट ऑफ v2, क्योंकि i कैप के साथ जो भी नंबर आया वो x कंपोनेंट होता है और j कैप के साथ जो नंबर आया वो बेसिकली होता है आपका y कंपोनेंट। तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे बोला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, v2 x स्क्वायर प्लस v2 y स्क्वायर। ये आ गया आपका v2 x का वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर, मतलब 5√2। तो आपको मिल गया 5√2 वेलोसिटी, करेक्ट। डायरेक्शन भी निकाल सकते हो आप, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जब एक वेक्टर आता है ना, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड सपोज आई हैव अ वेक्टर। ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है, ये वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर भी हो सकता है। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। दिस इज सम वेक्टर a बार, एक वेक्टर है a बार। जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो मुझे चाहिए ये एंगल, हाउ मच इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ओके, गुड। तो वन थिंग यू शुड नो कि आप इस वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हो। ये हो गया y कंपोनेंट, और यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा ये होगा x कंपोनेंट।
फिर डायरेक्शन निकालते वक्त हमेशा tan थीटा लेना पड़ता है, और tan ही क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि tan में y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों आ जाते हैं। क्यों? व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, करेक्ट? इसलिए हम लोग डायरेक्शन निकालते वक्त, एंगल निकालते वक्त हमेशा tan लेते हैं। तो सिमिलरली जब मैं वेलोसिटी v2 का डायरेक्शन निकालूंगा तो मैं लूंगा tan थीटा। ये होगा v2y, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय v2x। तो मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v2y इज 5, v2x इज 5, दैट टर्न्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 1। और tan की वैल्यू 1 कब आती है? यू शुड नो दिस, एट 45 डिग्री। तो थीटा इज 45 डिग्री और π/4 रेडियन, करेक्ट? तो हमको मिल गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गए। इतना हमको करना था। एक्सेलरेशन फॉर सेकंड पार्टिकल इज 0। क्यों 0? क्योंकि एक्सेलरेशन वापस से dv2 बार बाय dt आएगा, मतलब d dt ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी 2। वेलोसिटी 2 में 5i कैप और 5j कैप है। यहाँ पे टाइम पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो 0। जैसे पहले हमने 0 लिखा वैसे इसके लिए भी 0 आएगा। तो ये हो गया आपका पार्टिकल 2 का खत्म, राइट? तो पार्टिकल 1 में वेलोसिटी भी 0 था, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे था, और जब वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही होगा। पार्टिकल 2 के लिए वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। मतलब क्या? द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब हर एक मोमेंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब भी मेजर करोगे, अभी आज से 10 मिनट के बाद, आज से 100 मिनट्स के बाद, इट विल बी सेम वैल्यू एंड सेम डायरेक्शन ऑल्सो, राइट? तो इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ आई विल जस्ट कॉपी दिस and go to third page, next page, good, all right। तो तीसरा जो है x3 5t i कैप प्लस 10t स्क्वायर j कैप। तो x3 हमारे पास था, x3 बार हमारे पास था 5t i कैप प्लस 10t स्क्वायर j कैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वैल्यू थी। यस, 5t एंड 10t स्क्वायर, राइट, करेक्ट, ओके। तो मुझे अगर थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है तो मुझे वापस से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और आपको पता है x3 बार क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड पार्टिकल क्या है, यू ऑलरेडी नो दिस। तो ये आपके पास आएगा 5t i कैप प्लस 10t स्क्वायर j कैप। फिर आप डेरिवेटिव लोगे पहले टर्म का, मतलब 5t i कैप, प्लस फिर आप लोगे दूसरे टर्म का 10t स्क्वायर j कैप। वापस से 5 कांस्टेंट है, i कैप तो सिर्फ डायरेक्शन देता है dt बाई dt, प्लस 10 कांस्टेंट है, j कैप तो सिर्फ डायरेक्शन देता है dt स्क्वायर बाई dt। तो ये आ गया आपका 5i कैप प्लस 10 j कैप। लेकिन t⁻² का डेरिवेटिव, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है n x⁻n-1। तो हमने सिर्फ x के यहाँ पे t लिखा है dt⁻n, और हमारा n जो है वो 2 है अपॉन dt। तो ये होगा 2, क्योंकि n की जगह पे 2 है, x की जगह पे t है, तो t⁻2-1 मतलब 2t आ गया। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव 2t, राइट? तो ये आपका फाइनली आपको मिलेगा 5i कैप प्लस 20t j कैप। तो ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 3, करेक्ट? जैसे हम लोगों ने सेकेंड केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया है, यहाँ पे भी ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ v3 इज अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ v3 प्लस y कंपोनेंट ऑफ v3 स्क्वायर, स्क्वायर दोनों अंडर रूट में। तो x कंपोनेंट तो 5 है, तो 5 स्क्वायर, और y कंपोनेंट 20t है,
तो 20t का स्क्वायर, बस इतना ही लिखना है हमने और करना नहीं कुछ। फिर हमको डायरेक्शन चाहिए तो थीटा मिलेगा हमको, जैसे मैंने बताया tan थीटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन की बात नहीं हुई अभी तक, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। So tan theta is nothing but v3y upon v3x by definition. So theta is tan inverse of v3x, v3y क्या था, y कंपोनेंट क्या था 20t, x कंपोनेंट क्या था 5, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4t। दैट्स इट, इतना ही, क्योंकि t की वैल्यू पता नहीं हमको। ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, राइट, ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये हो गया वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। अब बच गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल a3 इज नथिंग बट dv3 by dt इज इक्वल टू ddt ऑफ v3। v3 ऑलरेडी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, 5i कैप प्लस 20t j कैप, करेक्ट। ये तो जनरल फॉर्मूलाज थे। अब a3 बार इक्वल टू d dt ऑफ 5i कैप, पहले टर्म का डेरिवेटिव 0 क्योंकि पहले टर्म में t नहीं है, प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव जब लूंगा मैं तो 20t j कैप होगा, मतलब 20 कांस्टेंट होगा, j कैप तो डायरेक्शन देता है, dt बाई dt 1 हो जाएगा, मतलब आपको मिल गया a3 एज 20 j कैप, मतलब a3 का मैग्नीट्यूड 20 और डायरेक्शन जो है along y। तो third particle has acceleration of 20 along y direction, right? So this is meter per second square and this velocity is meter per second। तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये this thing you should know, right? क्योंकि ये मीटर में था, this is in meter, ऐसा यूनिट्स में बोला भी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन they have told you in SI units, so I should write down units। तो टेम्पोररीली जो मैं आपके टेस्ट पेपर्स चेक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हो गए, 2-3 लोगों के पेंडिंग है, तो उसमें फिलहाल मैं ये देखता नहीं हूँ कि आपने यूनिट लिखा है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड लिखा है कि नहीं। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क जाएगा नेक्स्ट टाइम से, ओके। तो दैट इज अ पैटर्न, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो मार्क जाता है आपका, ओके। मैं वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 पार्टिकल, तीनों का पोजिशन वेक्टर दिया है, 5i कैप प्लस 5j कैप, वेलोसिटी होता है पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव। अब पोजीशन वेक्टर में t है ही नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू t जब डेरिवेटिव लूंगा तो 0 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0, मतलब एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली पहला पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे था, राइट। तो क्योंकि x1 इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो वेलोसिटी 0 आ गया, जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, पार्टिकल इज एट रेस्ट नॉट मूविंग। दूसरे पार्टिकल का x2 5t i कैप प्लस 5t j कैप मीटर था, तो वापस से वेलोसिटी जो है डेरिवेटिव है x मतलब पोजीशन का, तो 5 कांस्टेंट i कैप तो डायरेक्शन देता है, तो मैंने बाहर निकाल लिया, 5 i कैप को बाहर निकाल लिया, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, तो वेलोसिटी मिल गया मुझे 5 i कैप प्लस 5 j कैप, करेक्ट। अगर मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन निकाल लिया मैंने tan थीटा। जब आप वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल रहे हो तो वेलोसिटी के कंपोनेंट लो, v2y अपॉन v2x, मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन y कंपोनेंट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल रहे हो तो सिंपल है। थर्ड केस में भी हमने वैसा ही किया है, x3 बार इक्वल टू डेरिवेटिव लेते गए, तो सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिस करना है, और मैं बहुत स्लोली ले रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को डरना नहीं, ये आपका इनिशियल फेज है, क्योंकि मैथमेटिक्स अभी तक मैथमेटिक्स में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट डोंट वरी, जितनी बार लगेगा हम उतनी बार रिपीट करने वाले हैं इसको, तो सिर्फ डेरिवेटिव्स लेने हैं आपको, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। Example 3.5. The initial velocity of an object is, initial velocity of an object in vector form is 5i cap plus 10j cap.
इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, मतलब जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो a बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप। एंड हाउ डू आई नो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी? देखो टी पे डिपेंड नहीं करता, जब कोई चीज़ टी पे डिपेंड नहीं करती मतलब वो विथ टाइम कांस्टेंट रहने वाली है, सिंपल सा लॉजिक है उसमें। हमको पूछा है डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टी नहीं है, बट एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। नहीं तो जो मैंने बोला उसको गलत इसमें मत लेना। When I say acceleration is constant because it doesn't have t in the equation here, मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन स्पीड तो बढ़ रहा है तो वेलोसिटी विल चेंज। तो आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम 5 सेकेंड्स। ओके, तो इजी है ये, आपको था गिवन क्वांटिटीज। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी v बार, राइट, v आफ्टर 5 सेकेंड्स first, and second you are supposed to find out displacement also, मतलब s after 5 seconds। काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला आपको पता होते हैं, v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t, दूसरा s बार इक्वल टू u बार t प्लस 1/2 a बार t स्क्वायर। ऐसा है कि आप यहाँ पे u v इक्वल टू u प्लस a t मतलब स्केलर फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको v बार और a बार आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो फाइनल वेलोसिटी v बार इज u बार प्लस a बार t, आपके पास u बार दिया है, सो v बार इज u बार विच इज 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस a बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप, और 5 सेकंड के बाद पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपको मिल जाएगा v बार एस 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 10i कैप प्लस 15j कैप। तो आपको मिल जाएगा ये 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 15 25, तो 15i कैप प्लस 25j कैप। वापस से ये x कंपोनेंट वेलोसिटी का 15 आ गया और y कंपोनेंट 25 आ गया, क्योंकि i कैप के साथ जो भी नंबर होगा वो x कंपोनेंट होता है और j कैप के साथ जो भी नंबर होगा वो y कंपोनेंट होता है। तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, राइट। मैग्नीट्यूड v इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो v आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ vx मतलब 15 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, तो ये पता होना ही चाहिए आपको। ओके, सो यू शुड नो दिस इज 225 एंड दैट इज 625। अच्छा, कैलकुलेशंस का स्पीड कैसे बढ़ाना है मैं बताता जाता हूँ। भी आई होप आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। मैं नहीं पता तो बता देता हूँ। 25 का स्क्वायर निकालना होगा तो 5 का स्क्वायर निकाल लो, मतलब 25 लिख दो, और 2 यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट नंबर 3, 2 इंटू नेक्स्ट नंबर मतलब 3, 2 इंटू 3 625। अगर मेरे पास ऐसा होता 45 तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देता, 4 और उसका नेक्स्ट नंबर 5, 4 इंटू 5 20, तो 20 यहाँ पे प्लेस कर देता, 20 25 ये हो गया। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होने वाली है। डोंट वरी, 2 साल में कैलकुलेटर बना दूंगा आपको मैं। You don't need any logbooks or anything. We don't need actually anything. Brain is sufficient for us. अभी 225 में 625, 225 में 625, 225 का 25 निकालो, 625 में जोड़ दो, तो 650 में 8 प्लस 200, तो ये तो सिंपल है 850, राइट। अब स्टेट बोर्ड में तो ठीक है आप लोगों को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होगा, JEE नीट CET जो भी होगा, देखते ही समझना चाहिए कि ये जो आंसर है 850 ये 30 से कम आएगा, क्योंकि रूट ऑफ 900 इज 30। 29 का स्क्वायर पता होगा तो पता लग जाएगा आपको कि दिस नंबर इज बिटवीन 29 एंड 30, मतलब 29 पॉइंट समथिंग 0.15। अब ये मैंने कैसे किया, ये मैंने
हाउ कैन आई डू इट? इट्स सिंपल, 850 मतलब 85 इंटू 10 का रूट। अभी 85 का रूट आपको पता होगा, then it becomes simple, right? This comes between 9 and 10. 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, तो ये 9.2 के आसपास कुछ आना चाहिए रफली। रूट ऑफ 10 इज नथिंग बट पाई वैल्यू, पाई की जो वैल्यू होती है ना 3.14, क्योंकि पाई का स्क्वायर रफली 10 होता है, 9.85 समथिंग होता है, हम रफली 10 लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 10 भी तो रफली 3.1 आएगा। हाँ, तो 3.1 इंटू 9.2 कर लो, 27 के ऊपर जाता है अराउंड। तो ये रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। तो 850 का स्क्वायर रूट जो है वो अराउंड आपका 29.15 आएगा। सो दैट इज सिंपल थिंग, ओके। तो ये आप कर सकते हो। तो ये मिल गया आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में निकाल लो। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज डायरेक्शन ऑफ v bar with x axis is theta is equal to tan inverse of vy by vx, okay, that is tan inverse of vy आपके पास है 25 upon 15, that is 5/3, तो tan inverse of 5/3 इतना भी लिखा तो चल जाएगा। You don't have to worry about exact angle, क्योंकि अगर आपके पास लॉग बुक्स अवेलेबल है तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो इट्स ओके। सो आपको पता होना चाहिए रफली मैं रफ बता सकता हूँ। रफली इट इज अराउंड 60 डिग्री, थोड़ा सा 60 डिग्री से कम। क्योंकि आपको अगर पता होगा, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज लिटिल बिट, गुड इनफ, यस। इफ यू नो व्हाट इज tan 60, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5/3 इज अराउंड tan 60। What is tan 60? Sin 60 upon cos 60. What is sin 60? ये पता होगा अगर आपको। √3/2 upon 1/2 मतलब √3। What is √3? 1.732. What is 5/3? 5/3 is also around 1 point something. Okay, तो अराउंड रफली ये आपको मिलता है 59 डिग्री। तो इतना भी किया तो सफिशिएंट है ये पहला पार्ट हमने खत्म कर दिया। हमें देखना है दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट मतलब हमको सिर्फ अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना बाकी रह गया हमारा। तो एस बार इज व्हाट, मैंने लिखा है फॉर्मूला, यू बार टी प्लस ए बार टी स्क्वायर बाई 2 हाफ ए टी स्क्वायर। और हमको पता है यू बार हमारे पास क्या है, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस ए बार टी स्क्वायर। ए बार हमारे पास दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। टी हमको दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, राइट। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो। अगेन दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल। तो एस बार विल बी इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बहुत इजी है ये। यू सी 25 2 50/2 मतलब ये 25 आ गया। पहला टर्म तो 25 आई कैप ही आ गया। दूसरा 75/2 इज 37.5 जे कैप, है ना। 3 into 25 75/2 37.5। फिर एस बार आपको मिलेगा 5 + 25 मतलब 30 आई कैप। 5 + 25 30 आई कैप, ओके, राइट। मैं गलत कर रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे गलती होती है नॉर्मली यहाँ पे गलती होती है, क्योंकि यू सी व्हेन वी आर इन हरी हम लोग कहीं ना कहीं एक हद टर्म छोड़ देते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रिक यूज करना है। इफ यू बेसिकली अगर आप घाई में हो तो
घाई नहीं है तो फिर चलने दो, अभी घाई नहीं होगी अगर आपको, तो फिर आप यही मेथड रखना। ऑलराइट, तो कहाँ पे गड़बड़ हुई, ये जो टी था ये लिखा नहीं, तो या तो ऐसा करो, या तो यहीं पे आप टी कॉमन निकाल लो, वो भी चलेगा, द वे यू वांट इट टू डू। ओके, सो द वे यू वांट, नॉर्मली आई वुड टेक आउट टी कॉमन सो दैट मेरा थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट कम हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन आई विल लीव इट ऑन टू यू, ये आपको करना है 5 5 25 25 और नीचे 25, मतलब 50 आई कैप आ गया। बता रहा हूँ वापस कैसे किया, 5 आई कैप इंटू 5 25 आई कैप, करेक्ट। नीचे का जो ये टर्म है जिसमें आई कैप वापस से है, उसमें 2 इंटू 25/2, 2 तो कैंसिल हो गया, मतलब वापस 25 आई कैप। तो पहले ब्रैकेट में 25 आई कैप, दूसरे में 25 आई कैप, 50 आई कैप, प्लस ऊपर है आपका 50 जे कैप, नीचे है आपका 37.5, तो 87.5 जे कैप ओरल ओरल हो गया हमारा। गुड, राइट, आपको मिल गया एस, मतलब एस एक्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 50 और वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 87.5। आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ एस, दैट इज एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, एटी 7.5 का स्क्वायर। मैंने अभी बताया हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, तो यहाँ पे आप करो फिर, आप 87 875 का स्क्वायर 25, 87 को 88 से मल्टीप्लाई करते बैठो, सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ट्रिक हियर, वो करना पड़ेगा, या तो लॉग टेबल्स में ढूंढना पड़ेगा आपको 87.5 का स्क्वायर, बट दैट टर्न्स आउट टू बी 7656.25। ओके, तो दिस इज समथिंग 7656 में 2500 ऐड किए, ये मैं बता सकता हूँ आपको सिंपल करके, 7656.25, इसको मैं लिख लूंगा 7500 प्लस 1656.25, राइट। करेक्ट है क्या? करेक्ट नहीं है, क्योंकि 1656 ऐड नहीं कर सकता मैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं ओरली बता रहा हूँ आपको, 156.25, 7656 को लिख लिया, 7500 प्लस 156 आपके दिमाग में लिखा, पेपर पे नहीं। क्यों किया? क्योंकि फिर मैं उसमें 2500 अगर ऐड करूंगा, हाँ, तो ये तो मिल गया ना आपको, 10,000 बन गया ये, फिर वापस उसमें 156.25 ऐड कर दोगे तो हो गया आपका 10,000 में 156.25 ऐड कर दिया, हो गया। अभी इसका तो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ये रफली 100 आएगा, 100 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट आंसर टर्न्स आउट टू बी 100.78 मीटर, राइट। तो ये आपको मिल गया यहाँ तक एस थीटा, आई विल लीव इट ऑन टू यू। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन विल बी एस वाई अपॉन एस एक्स, tan इनवर्स ऑफ एस वाई बाई एस एक्स, तो वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आप खुद करोगे एज एन असाइनमेंट फॉर यू। तो इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्या था? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको काइनेमेटिक्स से इक्वेशन पता है, v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t, s बार इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखा है। फिर जब कैलकुलेशन करना है, बस कैलकुलेशन में टाइम जाता है, डिफिकल्ट क्या है? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। गुड, राइट, तो you should know this. Okay, then question number 3.6, I want you to do it on your own, क्योंकि relative velocity का concept है, and I want to see if you can do it or not. तो try करो, और example solved example है, मतलब टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है आपको, ट्राई करो, और अगर आपको नहीं आता है फील फ्री टू आस्क, राइट। जरूरी है मैं आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट दूं, इट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अभी आ गए प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ओके,
A stone is thrown with an initial velocity component of, अच्छे से पढ़ना, of 20 मीटर पर सेकेंड एंड along vertical मतलब along y, मतलब आपको u y जो अपना था u sin थीटा प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, वो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड along हॉरिजॉन्टल, मतलब u x जो हमारा था u cos थीटा वो दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपको, डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, पोजीशन and velocity after 3 seconds, position and velocity after 3 seconds, ये important है because okay, position मतलब it can be x position, it can be y position, so that's why I'm saying it is important because you're supposed to find out both, okay, both, बोला है ना, position and velocity मतलब you're supposed to find out sx, you're supposed to find out sy, राइट, गुड। और क्या बोला है आपको, वेलोसिटी मतलब आपको vx vy भी फाइंड करना पड़ेगा और देन यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज, वो देखते हैं हम लोग। तो थर्ड थिंग दैट इज सपोज टू फाइंड आउट इज vx, फोर्थ थिंग दैट इज सपोज टू फाइंड आउट इज vy, और उन्होंने के मैग्नीट्यूड vx और vy से आपको मिल जाएगा v, तो वी विल सी दैट। और आपको उसके बाद क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच, मतलब h, और आपको लास्टली क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब r। तो ये 6 चीजें पूछी है आपको, राइट। नाउ हियर आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन फॉर्मूलाज बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, so I'll just start doing solution here. Okay, so how do we find out velocity after 3 seconds? After 3 seconds, सबसे easy, vx is not going to change, vx is ux which is 15 meter per second। क्यों, हमने तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि x एक्सिस के अलोंग, अगर आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये कवर किया है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होता ही नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट मतलब इनिशियल का x कंपोनेंट, राइट। अगर आपको याद होगा डायग्राम भी ड्रॉ की थी हम लोगों ने, मैंने बताया था कि x कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, चेंज क्या हो रहा है, y कम होते जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा, फिर वापस से बढ़ते जाएगा, और देन व्हेन इट रीचेस ग्राउंड इट बिकम्स uy इक्वल टू u sin थीटा अगेन, मतलब vx तो चेंज होगा ही नहीं। फिर आप निकालोगे vy, और vy कैसे निकालोगे पता है, uy, देखिए द थिंग इज v इक्वल टू u प्लस at, तो vy इक्वल टू uy प्लस at, मतलब प्लस ayt। और आपको पता है कि ay होता है -g, और g की वैल्यू दी है आपको 10, तो -10, तो vy इक्वल टू uy दैट इज u sin थीटा माइनस gt, तो vy इज इक्वल टू uy u sin थीटा, हमको uy की वैल्यू दिया हुआ है ना, we have वैल्यू ऑफ uy दैट इज 20, सो मैं यहाँ पे ये स्टेप स्किप कर सकता था, I could have directly written ऐसा 20, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 3 लिख सकता था ऐसा मैं, राइट, वी कैन राइट इट डाउन, तो -10 आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड, फाइन, गुड, ओके। तो vy मिल गया हमको, तो हमको हमारे पास vy भी है, हमारे पास vx भी है, फाइनल वेलोसिटीज अलोंग x एंड y डायरेक्शन है, तो मुझे v का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा vx² प्लस vy²। आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड, आपको ऐसा पूछा है क्या, व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, या फिर y कंपोनेंट, नहीं, आपको
आपको पूछा गया है वेलोसिटी, मतलब आपको x कंपोनेंट की वैल्यू y कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर पूछा है आपको, दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो vx 15 स्क्वायर है प्लस vy -10 का स्क्वायर है, तो 15 स्क्वायर 225 प्लस 100, तो अंडर रूट ऑफ 325, तो ये आपका रफली 324 मतलब 18, तो रफली 18 आएगा ये। सो दिस इज रफ v is equal to 18 point something very small, ओके वो आप कर लेना, सम नंबर यहाँ पे है वो आप कर लेना, ऑलराइट। फिर एंगल थीटा इज tan इनवर्स ऑफ vy by vx, तो vy -10, vx is 15, तो tan इनवर्स ऑफ -2/3, क्योंकि vy की वैल्यू डाल दी मैंने और vx की वैल्यू डाल दी, तो एंगल भी मिल गया, तो एंगल मिल गया हमको, गुड। और क्या पूछा है, पोजीशन कैसे निकालते हैं हम लोग, sx, तो ये हो गया पहला सॉल्व। दूसरा तीसरा sx इक्वल टू, आपको पता है sx क्या होता है, फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी बताया कि ax 0 है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सीलरेशन नहीं है, तो ax 0 है, तो sx आपका आएगा सिर्फ ux इंटू टी, और ux की वैल्यू आपको दी हुई है, इनिशियल वैल्यू 15 और टाइम पूछा है 3 सेकंड के बाद, तो 45 मीटर, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 3 दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एयर में यहाँ पे है, तो ये जो sx होगा ये 45 मीटर होगा ओरिजिन से, सिंपल। और sy कैसे निकालोगे, सेम sy आपके पास आएगा uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर, uy माइनस uy प्लस 20, t इज 3 माइनस 10, क्योंकि ay इज -10 अपॉन 2 और a 3 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू सॉल्व दिस, कैलकुलेशंस आपको खुद को करने हैं। 60 5 into 9 45, 3 square is 9, 10/2 is 5, तो ये आपको मिल गया 15 मीटर, राइट। मतलब ये जो डिस्टेंस था 3 सेकेंड पे, ग्राउंड से लेके हाइट का डिस्टेंस पूछ रहा है, sy पूछ रहे हैं, ये दैट इज 15 मीटर। सो एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 45 और वर्टिकल है 15, मतलब ग्राउंड से 15 मीटर पे है वो ऑब्जेक्ट। लास्ट की कुछ चीजें बाकी है, मतलब क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा h का इक्वेशन था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैं ये पर्टिकुलर इसलिए पेंडिंग रखता हूँ, मतलब मैं बता सकता था कि इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो h इज इक्वल टू u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, पर u साइन थीटा क्या होता है, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो हमेशा याद रखना, हमेशा इसके आगे याद रखना h इज uy स्क्वायर अपॉन 2g, तो uy तो 20 है, 20 स्क्वायर है अपॉन 2g की वैल्यू पता है हमको ऑलरेडी 10 है, राइट, 10 है मैग्नीट्यूड वाइज, तो नीचे 20 ऊपर 20 स्क्वायर, तो 20 मीटर। इसका मतलब जो मैं बोल रहा था वो करेक्ट था, बी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, उससे थोड़ा आगे आ गया तो 15 मीटर हो गया हमारा, तो वो इसका मतलब ये था कि जब हमने 15 मीटर निकाला है तो वो मैक्सिमम हाइट क्रॉस कर चुका है, राइट। अगर आपको इतना डेप्थ में समझा तो वेल एंड गुड, नहीं समझा तो ठीक है, नथिंग, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम क्या, फॉर्मूला उसमें वैल्यू डालना, बात खत्म, ओके गुड।
मुझे अभी एक नया पेज लगेगा क्योंकि मैं आर एक्स मतलब आर के लिए कुछ इक्वेशन मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। आर 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 हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका फॉर्मूला नॉर्मली याद नहीं होता, ओके। अगर इसका फॉर्मूला याद रहेगा देन इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर याद नहीं रहेगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ विच आई नॉर्मली कीप पेंडिंग, और वो ट्रिक्स अगर हम लोगों के ड्यूरिंग एग्जाम्पल्स हो तो ही बेटर। वाई? बिकॉज यूल अंडरस्टैंड नाउ। अगर आपको याद होगा आर हमने निकाला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जैसे हमने एच निकाला था, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ना याद रखना डिफिकल्ट है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बेटर ये याद रखो, एच इज यू वाई स्क्वायर y component of initial velocity square by 2g। easy to remember। सिमिलरली मैं r को भी वैसे फॉर्म में ला सकता हूँ। कैसे? अगर आपको याद होगा कि हमने ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा लाया कैसे था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इससे पहले का स्टेप तो यही था, बाद में हम उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा बाद में लिखा था। नाउ हियर वी हैव टू शो आवर स्मार्टनेस। मैं 2 अलग कर देता हूँ, यू स्क्वायर में से एक यू इसको दे देता हूँ और एक यू इसको दे देता हूँ ना, दोनों के साथ इंसाफ। सो हमने न्याय कर दिया यहाँ पे। सो इट इज जस्टिस। यू एंड यू दो है, एक एक ले लो। इससे क्या हुआ, दिस इज यू वाई एंड दिस इज यू एक्स। अभी याद रहेगा फॉर्मूला, अभी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। रेंज का फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स यू वाई बाई जी, राइट। अगर ये याद रहा तो रेंज निकालना कितना आसान हो गया। 2 इंटू यू वाई, यू एक्स 15 था, यू वाई हमारे पास 20 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और नीचे 10 था। जी का वैल्यू 1 जा 2 जा 2 जा 4 15 4 जा 60 मीटर। मतलब टोटल उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज रहा होगा उस प्रोजेक्टाइल का, जिस प्रोजेक्टाइल की हम लोग बात कर रहे हैं, 60 मीटर। इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट जो रहा था हमने अभी फाइंड किया, इट वाज 20 मीटर। इससे पहले के पेज पे ही कैलकुलेट किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 मीटर। 3 सेकेंड, जब 3 सेकेंड हुए तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, 15 मीटर हाइट पे था वो, और ये डिस्टेंस उसने ऑलरेडी 45 मतलब 3/4 डिस्टेंस वो ऑलरेडी कवर कर चुका है 3 सेकेंड के बाद। सिंपल। इसका और एक मतलब होता है, पहले एक सेकंड में 15 मीटर, दूसरे एक सेकंड में 15 मीटर 30, और एक सेकंड में 15 मीटर मतलब 45। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रफ कैलकुलेशंस। कर सकते हो वैसे, फाइंड करके देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आता है क्या, चेक करो खुद के लिए फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन, राइट। तो वी आर डन फॉर द डे, ऐसा है। So I'll just stop recording and then you can ask. Ouch.